दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि कंपनी हर काम करते हैं कंपनी। और ये कंपनी आखिर होती क्या है? तो दोस्तों, कंपनी एक तरीके का एक संगठन होता है, यानी कि ये कंपनी का मतलब ही साथ होता है। तो इस साथ का मतलब ये है कि कोई भी कार्य करने के लिए या कोई व्यापार करने के लिए यदि दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसे कंपनी कहते हैं। लेकिन कंपनी का एक नियम है और कंपनी अधिनियम है। पूरी तरीके का एक नियम का और कानून के तहत यदि वो साथ होगा और उसका रजिस्ट्रेशन सही से होगा तो उस कंपनी को कंपनी कहेंगे, वरना यदि ऐसे ही हम लोग जब कार्य करते हैं दो तीन लोग मिलकर तो उसे साझेदारी कहते हैं। लेकिन उस साझेदारी का यदि एक संगठन बनाकर और उसका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए, सरकारी रजिस्ट्रेशन, तो वो कंपनी का रूप ले लेता है। यानी कंपनी में कुछ सदस्य होते हैं और ये सदस्य 2 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। और लेकिन यदि अगर कोई अन्य कंपनी है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा एक संचालन मंडल भी बनाया जा सकता है, जिसमें सदस्यों की संख्या और अधिक बढ़ाई जा सकती है। वो सब नियम कानून के अनुसार होता है। तो दोस्तों, लेकिन अब आगे बात हम करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कुछ सदस्य हैं और सदस्य के बाद अगर उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसकी कुछ फीस होती है जो कि सरकार को दी जाती है। उस सरकार के बाद में उस फीस अदा करने के बाद कंपनी व्यापार करने के लिए तैयार हो जाती है और तो उस कंपनी की एक साख हो जाती है, क्योंकि उसका सरकार के पास रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस तरीके से कंपनी की जब साख हो जाती है तो कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, यानी काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती ही है। तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा? यानी कोई नई कंपनी है तो जो लोग मिलते हैं वो लोग अपना धन पहले उस कंपनी में लगाते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, यानी कंपनी कोई खोली और उस कंपनी में जैसे ही फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा होने पर क्या करते हैं कि ये लोग उस अधिक धन की जब ज़रूरत पड़ती है, उद्योग जैसे ही चला और थोड़ा चलने के बाद उसे बहुत अधिक धन की ज़रूरत पड़ती है। उद्योग में जितना ही धन होगा उतना ही उद्योग अच्छा चलेगा। तो उस धन को एकत्र करने के लिए क्या करते हैं कि हमारी सरकार ने, यानी हर देश ने एक जो है वो एक्सचेंज बना दिया है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे ही हर जगह टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, और हर यूरोप में भी लंदन में स्टॉक एक्सचेंज, हर जगह स्टॉक एक्सचेंज बना है। तो उस स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि कंपनियां रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब इन्हें धन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इन्हें जब धन ज़रूरत पड़ता है तो ये स्टॉक एक्सचेंज का मुँह करती हैं। यानी स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपना अपना धन लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज इसे शेयर बाजार के नाम से भी जानते हैं। यानी शेयर बाजार क्या है? जब कंपनी को धन की ज़रूरत हुई तो उस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी, यानी कि साझेदारी, इसे कहते हैं शेयर साझेदारी, साझेदारी बेचना शुरू कर दी और इसने अपने एक शेयर का कुछ कीमत रख दी, यानी 100 रुपये, 50 रुपये या 200 रुपये अपने एक शेयर की कीमत रख दी। और कितने भी शेयर कोई खरीद सकता है, एक कंपनी कितने भी शेयर लॉन्च कर सकती है। उसे ये जो है वो उसे छूट होती है कि वो कितने शेयर लॉन्च करती है। वो अपने इन शेयरों को जब प्रथम बार लॉन्च करती है तो इसे खरीदने वाले नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इसे बहुत ही जान पहचान के लोगों से इनको खरीदवाया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं इसमें जो कि बहुत ही घनिष्ठ होते हैं इस कंपनी के सदस्य मंडल के, और उन सदस्य मंडलों को अपनी कंपनी ये अपने शेयर जो है वो बेच देती है, शेयर बेचती है और कुछ शेयर बेचती है। तो जैसे ही जब ये कंपनी को शेयर बेचती है और उन्हें पैसा मिलता है तो उस पैसे को कंपनी अपने व्यापार में लगाती है, और जैसे ही वो व्यापार में लगाती है तो व्यापार और बढ़ता है। जब व्यापार तेजी से बढ़ता है तो ये जो शेयर पहले बेचे गए थे इनकी कीमत क्या होती है? वो हाई होना शुरू हो जाती है, यानी ये जो कीमत है वो ऊंचे उठना शुरू हो जाती है। जब ये कीमत ऊंची उठती है तो जैसे ही किसी शेयर की कीमत उठी तो शेयर मार्केट में उसकी तरफ ही लोग निवेशक दौड़ने लगते हैं। यानी निवेशक को क्या चाहिए कि वो अपना पैसा लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा काम
पैसा पैदा करना चाहता है, उस शेयर की जैसे ही कीमत बढ़ेगी यानी लोग उसे खरीदना शुरू कर देंगे। अब यदि इन लोगों ने इस शेयर को और अधिक खरीदना शुरू किया तो जब और अधिक खरीदेंगे तो इसकी मांग जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब जैसे ही मांग बढ़ेगी तो इसके जो है मूल्य और बढ़ जाएगा। जब मूल्य और बढ़ा तो जिन्होंने पहले शेयर खरीद लिए थे उनके शेयर की कीमत तब दूनी हो जाती है। तो जब वो कीमत दूनी हो जाती है तो ये शेयर धारक जो हैं वो खुश होते हैं, और तो ये खुश होते हैं तो इन्हें देखकर अन्य लोग भी उसी कंपनी में जो है वो अपना निवेश करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है कंपनी को पैसा मिलता रहता है, लोग निवेश करते रहते हैं और उनके शेयरों की कीमत बढ़ती चली जाती है। वहीं धन इन्हें प्राप्त करने के लिए एक और दूसरा साधन होता है, जिस साधन को ये लोग बांड के नाम से जानते हैं। यानी ये बांड, कंपनी अपने बांड जारी कर देती है और उन बांडों का एक निश्चित जो है वो कीमत होती है, और उस निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय के बाद और एक निश्चित धनराशि देने का वादा किया जाता है। यानी कि कोई बांड की कीमत अगर 1000 रुपये है तो 1000 रुपये देने के बाद उसे 5 साल बाद जो है वो 1500 या 2000 इस तरीके का एक एग्रीमेंट होता है, उसे बांड कहते हैं। उस बांड के द्वारा जो है वो कंपनी भी बाजार से जो छोटी मोटी बचतें हम लोग इकट्ठा करते हैं उस बचत को कंपनियां लेना शुरू कर देती हैं। तो हम लोग लालच बस इन कंपनियों को बांड खरीदते हैं और उस बांड से हमें फायदा होता है, और इसी बीच में कंपनी क्या करती हैं और अधिक धन आकर्षित करने के लिए इन बांडों के ऊपर जो है वो कूपन लगा देती हैं। यानी कि ये 1 साल में कूपन लगा देगी कि 1 साल में एक कूपन में आपको 100 रुपये मिलेगा या 500 रुपये मिलेगा। तो इस कूपन की रकम जो है वो निश्चित समय पर यानी 5 साल के लिए लॉन्ग टाइम में बॉन्ड खरीद लिया है, उसके बीच बीच में एक साल बाद या 6 महीने या 2 महीने जो भी हो उस तरीके से ये कूपन देना शुरू कर देती है। तो उस कूपन की भी कुछ वैल्यू होती है जिसे आदमी लेना चाहता है। तो ये कूपन और ये सब मिलाकर जो है वो आदमी को एक मोटी रकम यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है। तो इसलिए हम लोग भागकर इन कंपनियों के या तो शेयर खरीदते हैं या फिर बॉन्ड खरीदते हैं। लेकिन ये दौर कब तक चलता है, जब तक कंपनी का मैनेजमेंट, ऊपर से जो मैनेजमेंट है वो एकदम ईमानदारी से काम करता रहे। यानी कि कंपनी की संपत्ति जो भी है उसे जब वो अपनी कंपनी की संपत्ति को सार्वजनिक करे तो वो सही से सार्वजनिक करे। यदि उसने अपनी कंपनी का अनुमान गलत लगा लिया है तो ये जो कूपन धारक हैं और शेयर धारक हैं इनका पैसा जो है वो डूबने की चांस बहुत ही रहते हैं। क्योंकि यदि कंपनी की संपत्ति मान लीजिए कुछ भी है यानी कि 10 मिलियन है, और यदि कंपनी ने अपनी संपत्ति का आकलन जो है वो 20 मिलियन कर लिया है, तो 20 मिलियन जब किया है तो लगभग ये दूना आकलन कर दिया है, तो शेयर की कीमत तो है वो दूनी हो जाएगी। लेकिन शेयर की कीमत तो देखने में दूनी लग रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उस कंपनी के जो वैल्यू है वो केवल 10 मिलियन की ही है, लेकिन उसने कंपनी ने अपनी वैल्यू 20 मिलियन की आंक ली। यदि ये हो गया तो 10 मिलियन पैसा है ही नहीं जिसकी वैल्यू उन्होंने आंकी है, लेकिन इसकी वजह से जो है वो इन शेयरों की जो है वो कीमत बढ़ जाती है। यदि इन शेयरों की कीमत बढ़ गई तो लोग इस तरफ और आकर्षित होना शुरू होंगे, लेकिन और जब आकर्षित होंगे तो इनकी शेयर की कीमत और बढ़ेगी, तो इनके पास धन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि इन शेयरों की लोगों ने बिक्री करके धन लेना चाहा, यानी अगर बिक्री कर दी या अपना हिस्सा यहाँ से मांगना शुरू किया तो इनके पास है नहीं। यदि ये नहीं है तो अगर इस बात की पोल खुल गई यानी किसी को अगर पता चल गया कि ये कंपनी जो है केवल 10 मिलियन की है लेकिन इसने अपना आकलन जो है वो 20 मिलियन का कर दिया है और इस कंपनी को इतना फ़ायदा, ये अगर शेयर सभी लोग अपने शेयर अगर बेचना चाहें तो ये कंपनी पैसे नहीं दे पाएगी। यदि ऐसी स्थिति ग्राहकों में यानी शेयर धारकों में ऐसी स्थिति बनती है तो ये लोग अपना पैसा निकालने के लिए शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। यदि शेयर ज़्यादा मात्रा में बेचे गए तो बिक्री अधिक होने की वजह से इन शेयर की कीमत जो है वो नीचे चली जाएगी, और यदि शेयरों की कीमत नीचे चली गई तो कंपनी जो है वो डूबना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से शेयर मार्केट में
एक एक दिन में यानी पल पल में कंपनी को फायदा और नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। यानी कंपनी में शेयर बाजार में जो मांग बढ़ती है तो शेयरों की कीमत बढ़ती है। यदि शेयर की कीमत बढ़ी तो शेयर धारकों का फायदा हुआ, लेकिन यदि शेयरों की बिक्री बढ़ गई, किसी एक विशिष्ट कंपनी की शेयरों की बिक्री बढ़ गई या लोगों का उस पर से विश्वास हट गया तो वहां पर उस शेयर की कीमत नीचे आ जाएगी और वो कंपनी जो है वो घाटे में चली जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों कंपनी बनाने में तो पैसा लगता है, लेकिन बाद में ये दौर ऐसा हो जाता है कि पैसा जो है वो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। वहीं यदि ये ऑटोमेटिक जाना भी शुरू हो जाता है, जब ये जाता है तो कंपनियां बहुत सी डूब जाती हैं। जैसा कि हमारे इस संसार में बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयरों की कीमत जो है वो एकदम 100% तक बढ़ी भी है और जिनकी कीमत जो है वो लगभग 80% तक नीचे भी आई है। तो इसी तरीके से दोस्तों इन कंपनियों को फायदा और नुकसान होता है। इसी तरीके से हमारे देश की एक जो कंपनी आजकल अडानी समूह है उस पर भी इसी तरीके का एक बादल मंडराने शुरू हो गए, क्योंकि ये कंपनी की जो असलियत थी वो एक रिपोर्ट हिडनबर्ग ने खोली और उस हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो है शेयरधारकों का विश्वास हो गया। जब शेयरधारकों का विश्वास हुआ तो शेयरधारकों ने अपने शेयर को बेचना शुरू कर दिया। जब शेयरधारकों ने शेयर बेचे तो उसकी कीमत जो थी वो घटना शुरू हो गई। तो कीमत उनकी बहुत ही अधिक घट गई है। लगभग सुना जाता है कि इस समय तक 27% कीमत जो है वो शेयरों की, अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनकी कीमत 27% तक नीचे आ गई है। इसलिए अडानी समूह को बहुत ही अधिक घाटा हो गया है। तो इस घाटे का मेन उद्देश्य ये है कि केवल शेयर धारकों का विश्वास डूब गया है। शेयर धारकों को लग रहा है कि हमारा पैसा जो है वो डूब जाएगा, तो इसलिए वो निकालना शुरू कर दिए हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो इसके शेयर जो है वो डूबना शुरू हो गए हैं। वहीं दोस्तों इस कंपनी ने अपने बांड भी जारी किए थे जो कि पूरे संसार में वो बांड बिक रहे थे और उन बांडों को भी बहुत सी बैंकों ने लेना छोड़ दिया है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का बांड किसी के पास है तो वो उस बांड को जो है वो बैंकों में गिरवी रखकर और पैसा ले सकता है यदि उसे तुरंत पैसे की जरूरत है। लेकिन इस अडानी ग्रुप के समूहों को विदेशों में बहुत सी बैंकों ने लेने से मना कर दिया है, यानी कि उन्हें गिरवी रखने से मना कर दिया है। तो इससे जो है इनकी साख को बहुत अधिक बट्टा लगा है। लेकिन दोस्तों ये एक तरीका है जनता से पैसा लेकर और रोजगार सृजित करने का, लेकिन यदि इसमें खोट आ जाए यानी इसके संचालकों में यदि खोट आ जाए तो कंपनी बहुत ही जल्दी डूब भी जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।